हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अपने अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और इस कोरोना काल में अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखे हुए होंगे। तो कल के सेशन में हमने पढ़ लिया था केचुए की बाह्य संरचना के बारे में। इसमें हमने 5 पॉइंट देख लिए थे। ठीक है, आकार, आकृति व रंग पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद में दूसरा देखा था हमने केचुए में कंडी भवन, तीसरा परिमुख व पुरोमुख, और चौथी चीज़ देखी थी हमने पाइजीडियम, और पांचवा परियाणिका या क्लाइटेलम के बारे में हमने पढ़ लिया था। तो उससे आगे बढ़ते हैं आज। ठीक है, तो चल रही थी अपने केचुए की बाह्य संरचना। केचुए की बाह्य संरचना। ठीक है, तो इसमें हमने एक तो देख लिया था आकार, आकृति व रंग। एक पढ़ा था हमने खंडी भवन केचुए में। खंडी भवन। तीसरी चीज देखी थी हमने परिमुख व पुरोमुख। और चौथी चीज पढ़ी थी हमने पाइजीडियम या गुदीय खंड, पाइजीडियम। और पांचवा परियाणिका या क्लाइटेलम। परियाणिका या क्लाइटेलम। ठीक है, तो आकार, आकृति और रंग में हमने देखा था कि जो केचुए का शरीर होता है वो लंबा, बेलनाकार, वलित, खंडित, द्विपार्श्वसम्मित, वास्तविक देहगुहायुक्त और त्रिस्तरीय होता है। लंबाई इसकी लगभग 150 mm, चौड़ाई या मोटाई 3 से 5 mm होती है। रंग के बारे में डिस्कस किया था। केचुए का रंग कैसा होता है? लाल भूरा होता है। कैसा होता है? लाल भूरा या ताम्रवर्ण, तांबे के जैसा। उसका कारण क्या है? क्योंकि केचुए में पोरफायरिन वर्णक पाया जाता है। ठीक है, केचुआ आगे से नुकीला होता है और पीछे से इसका जो पीछे वाला सिरा होता है वो कुंद या गोल होता है। ठीक है, उसके बारे में हमने दूसरी चीज पढ़ी थी केचुए में खंडी भवन। केचुए में वास्तविक खंडी भवन पाया जाता है, जिसे हम मेटामेरिक खंडी भवन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो इसके शरीर में बाहर व भीतर दोनों तरफ खंडों की संख्या समान होती है। इस प्रकार के खंडी भवन को मेटामेरिक खंडी भवन कहते हैं। केचुए के प्रत्येक खंड को हम क्या कहते हैं? मेटामर या सोमाइट या समखंड कहते हैं। ठीक है, तीसरी चीज परिमुख व पुरोमुख। ये डायग्राम में देखो, पहला खंड परिमुख कहलाता है। पहले खंड के ऊपर एक त्रिभुजाकार प्रवर्ध होता है, इसे पुरोमुख या प्रोस्टोमियम कहते हैं। और इस पुरोमुख पर प्रकाशग्राही कोशिकाएं पाई जाती है, जो केचुए को अंधकार व प्रकाश का आभास कराती है। ठीक है, चौथी चीज पाइजीडियम, जो केचुए का लास्ट खंड होता है वो पाइजीडियम या गुदीय खंड कहलाता है। ठीक है, और पांचवा पढ़ा था हमने परियाणिका या क्लाइटेलम। केचुए में जो 14वां, 15वां, 16वां खंड होता है ये बाकी सभी खंडों से गहरे रंग के दिखाई देते हैं। और इन 14वें, 15वें, 16वें खंड को संयुक्त रूप से हम परियाणिका या क्लाइटेलम कहते हैं। ठीक है, और इस परियाणिका के आधार पर हमने कल केचुए के शरीर को 3 भागों में बांटा था। परियाणिका से पहले वाला अग्र परियाणिका, और 14, 15, 16 परियाणिका, और परियाणिका के बाद वाला जो हिस्सा होता है वो क्या कहलाता है? पश्च परियाणिका। ठीक है, तो इसी क्रम में आज आगे हम पढ़ेंगे जो छठा पॉइंट है अपना
बाह्य छिद्र। क्या पढ़ेंगे? बाह्य छिद्र केंचुए के शरीर की सतह पर, बाह्य सतह पर जो छिद्र पाए जाते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। बाह्य छिद्र, ठीक है। तो बाह्य छिद्र में सबसे पहले आता है अपने मुख। क्या आता है? मुख या माउथ, ठीक है। तो जो केंचुए का जो प्रथम खंड होता है वह परिमुख कहलाता है। इस परिमुख के जस्ट ऊपर क्या पाया जाता है? पुरोमुख, ठीक है। और इसकी अधरीय सतह पर जो छिद्र पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? मुख, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले डायग्राम बनाया था पार्श्वतः का, एक बार और दिखाता हूँ। जैसे कि केंचुए का पहला खंड है और ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं अपन? प्रोस्टोमियम या पुरोमुख। और जो अधरीय सतह होती है यहाँ पर एक छिद्र होता है और इसी छिद्र को हम क्या बोलते हैं? मुख, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं इसमें? ठीक है कि केंचुए का प्रथम खंड परिमुख कहलाता है। ये पहला खंड क्या कहलाता है? परिमुख कहलाता है। और इसकी पृष्ठीय सतह पर यानी कि ऊपरी सतह पर प्रोस्टोमियम या पुरोमुख पाया जाता है और अधरीय सतह पर एक छिद्र पाया जाता है जिसे मुख कहते हैं। और केंचुए में होंठ और दांत नहीं पाए जाते। ध्यान रखना कि केंचुए में होंठ और दांतों का अभाव होता है, ठीक है। तो इसके बारे में क्या लिख सकते हैं हम? केंचुए के प्रथम खंड को परिमुख कहते हैं। केंचुए के प्रथम खंड को परिमुख कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमुख कहते हैं। केंचुए के प्रथम खंड को परिमुख कहते हैं। और इसकी पृष्ठीय सतह पर पुरोमुख पाया जाता है। इसकी पृष्ठीय सतह पर पुरोमुख पाया जाता है तथा अधरीय सतह पर अधरीय मतलब निचली सतह, तथा अधरीय सतह पर पाए जाने वाले अधरीय सतह पर पाए जाने वाले छिद्र को मुख कहते हैं। अधरीय सतह पर पाए जाने वाले छिद्र को मुख कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना। और एक चीज़ और लिखते हैं इसमें, केंचुए में होंठ और दांत नहीं पाए जाते हैं। होंठ और दांत नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये था मुख कहाँ होता है? जो केंचुए का प्रथम खंड होता है उस प्रथम खंड की ऊपरी सतह पर तो पाया जाता है प्रोस्टोमियम और अधरीय सतह पर पाया जाता है एक छिद्र जिसे हम मुख कहते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि केंचुए में होंठ और दांतों का अभाव होता है, ठीक है। दूसरा जो छिद्र होता है गुदा। तो देखो गुदा छिद्र अंतिम खंड में पाया जाता है और इसका अंतिम खंड क्या कहलाता है? पाइजीडियम कहलाता है, ठीक है। तो केंचुए का अंतिम खंड पाइजीडियम कहलाता है जिसकी अधरीय सतह पर गुदा छिद्र पाया जाता है। केंचुए के अंतिम खंड और इस अंतिम खंड को क्या कहते हैं हम? पाइजीडियम। अंतिम खंड पाइजीडियम की अधरीय सतह पर पाए जाने वाले छिद्र को गुदा छिद्र कहते हैं।
पाए जाने वाले छिद्र को गुदा छिद्र कहते हैं। तो ये था गुदा कि जो केंचुए का अंतिम खंड होता है, ये अंतिम खंड उसे पाइजीडियम कहते हैं। और इस पाइजीडियम खंड की जो अधरीय सतह होती है, निचली सतह होती है, वहाँ पर एक छिद्र पाया जाता है, उस छिद्र को हम गुदा कहते हैं। ठीक है। और इस गुदा के द्वारा ये अपशिष्ट पदार्थों को त्यागता है। ठीक है। अब नेक्स्ट, तो ये दो छिद्र पढ़ लिए हमने बाह्य छिद्रों में, मुख और गुदा। मुख कहाँ होता है? प्रथम खंड में। प्रथम खंड को क्या कहते हैं? परिमुख। ठीक है। इस परिमुख की पृष्ठीय सतह पर पूर्वमुख होता है और अधरीय सतह पर छिद्र होता है, जिसे हम मुख कहते हैं। केंचुए में होंठ और दांतों का अभाव होता है। फिर पढ़ा हमने गुदा, जो केंचुए का अंतिम खंड होता है, उसे हम पाइजीडियम कहते हैं। और इस पाइजीडियम की अधरीय सतह पर जो छिद्र पाया जाता है, उस छिद्र को हम गुदाखंड गुदा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुदा। और इस गुदा के द्वारा ये अपशिष्ट पदार्थों को त्यागता है छोटी छोटी गोलियों के रूप में। पहले पढ़ा था हमने क्रमिकास्टिंग। ठीक है। अब नेक्स्ट छिद्रों में अगला छिद्र आएगा पृष्ठीय छिद्र। पृष्ठीय छिद्र, देखो जो पृष्ठीय छिद्र होते हैं, ये केंचुए के प्रथम 11 खंड और अंतिम खंड को छोड़कर शेष सभी खंडों में पाए जाते हैं। ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, प्रथम 11 खंड और अंतिम खंड को छोड़कर शेष सभी खंडों में पाए जाते हैं। ठीक है। और इन छिद्रों से देहगुह्य द्रव बाहर निकलता रहता है और इस देहगुह्य द्रव के कारण केंचुए की जो सतह होती है नम व चिकनी बनी रहती है। ठीक है। तो अगला छिद्र आएगा अपने पृष्ठीय छिद्र। पृष्ठीय छिद्र यानी कि इसकी पृष्ठ सतह पर पाए जाने वाले छिद्र क्या कहलाते हैं? पृष्ठीय छिद्र। और ये प्रथम 11 खंडों को, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रथम 11 खंड और ये वाला अंतिम खंड गुदीय पाइजीडियम, इनको छोड़कर शेष सभी खंडों में पाए जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, केंचुए के प्रथम 11 खंड व अंतिम खंड, केंचुए के प्रथम 11 खंड व अंतिम खंड को छोड़कर शेष सभी खंडों में पृष्ठीय छिद्र पाए जाते हैं। पृष्ठीय छिद्र पाए जाते हैं, जिनसे देहगुह्य द्रव बाहर निकलता रहता है, जिनसे यानी कि इनकी जो देह गुहा होती है, उस देह गुहा के अंदर से एक द्रव बाहर निकलता रहता है। तो द्रव बाहर किसके द्वारा निकलता है? इन पृष्ठीय छिद्रों के द्वारा, जिनसे देहगुह्य द्रव बाहर निकलता रहता है। और इस द्रव के कारण केंचुए की जो सतह होती है, बाहरी सतह, वो हमेशा नम व चिकनी बनी रहती है। इस द्रव के कारण केंचुए की बाहरी सतह नम व चिकनी बनी रहती है। केंचुए की बाहरी सतह नम व चिकनी बनी रहती है। ये ध्यान रखना। पृष्ठीय छिद्रों का क्या कार्य है केंचुए में? कि इन पृष्ठीय छिद्रों से देहगुह्य द्रव बाहर निकलता है और इस द्रव के कारण
जो केंचुए की जो सतह होती है, बाहरी सतह, वो हमेशा नम व चिकनी बनी रहती है। ठीक है, तो ध्यान रखना कहाँ कहाँ पाए जाते हैं पृष्ठीय छिद्र। प्रथम 11 खंडों व अंतिम खंड को छोड़कर शेष सभी खंडों में क्या पाए जाते हैं? पृष्ठीय छिद्र पाए जाते हैं। यानी कि प्रथम ये 11 खंड और अंतिम खंड पाइजीडियम को छोड़कर शेष सभी खंडों में पाए जाने वाले छिद्र क्या कहलाते हैं? पृष्ठीय छिद्र कहलाते हैं। और इन पृष्ठीय छिद्रों से देहगुह्य द्रव बाहर निकलता रहता है। और इस देहगुह्य द्रव का कार्य क्या होता है? ये केंचुए की बॉडी को हमेशा नम और चिकना बनाए रखता है। ठीक है, अब देखो एक नोट लिखते हैं यहाँ। देहगुह्य द्रव का पता कैसे लगा सकते हो तुम? एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। अगर आप केंचुए के शरीर के ऊपर एल्कोहल डालोगे, क्या डालोगे? एल्कोहल डालोगे, तो इससे देहगुह्य द्रव फंवारे के रूप में बाहर निकलता है। किसके रूप में? फंवारे के रूप में। और ये कैसे, कौन से रंग का होता है? दूधिया रंग का। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ केंचुए के शरीर पर एल्कोहल डालने पर, एल्कोहल एथेनॉल C2H5OH, एल्कोहल डालने पर देहगुह्य द्रव, जो इसकी देह गुहा के अंदर जो द्रव भरा रहता है, वो फंवारे के रूप में निकल कर बाहर आता है। देहगुह्य द्रव फंवारे के रूप में बाहर निकलता है, फंवारे के रूप में बाहर निकलता है। और जो दूधिया रंग का होता है, कौन से रंग का होता है? जो दूधिया यानी कि सफ़ेद रंग का होता है, जो दूधिया रंग का होता है। ठीक है, तो ये पृष्ठीय छिद्र थे केंचुए के। प्रथम 11 खंड वो अंतिम खंड को छोड़कर शेष सभी खंडों में पृष्ठीय छिद्र पाए जाते हैं। और इन पृष्ठीय छिद्रों से देहगुह्य द्रव बाहर निकलता रहता है। और इस देहगुह्य द्रव के कारण केंचुए की जो बाह्य सतह होती है वो हमेशा नम और चिकनी बनी रहती है। ठीक है, यानी कि श्लेष्मा और एल्बुमिन होता है इसमें, देहगुह्य द्रव में। ठीक है, अब अगला जो पढ़ेंगे हम वो है अपना मादा जनन छिद्र। अगला छिद्र क्या है? मादा जनन छिद्र। ठीक है, अब मादा जनन छिद्र कहाँ पाया जाता है? डायग्राम में देखो, जो ये 14वां खंड होता है, क्या, कौन सा खंड? 14वां खंड। 14वें खंड की अधरीय सतह पर एक, ओनली वन, एक मादा जनन छिद्र पाया जाता है। और इस मादा जनन छिद्र का क्या कार्य है? इसके द्वारा ही अंडे त्यागता है। ठीक है, तो केंचुए में 14वें खंड की अधरीय सतह पर, अधरीय निचली सतह पर, अधरीय सतह पर एक छिद्र पाया जाता है, एक छिद्र पाया जाता है जिसे मादा जनन छिद्र कहते हैं, जिसे मादा जनन छिद्र कहते हैं, मादा जनन छिद्र कहते हैं। और इसके द्वारा ही अंडे त्यागता है। क्या करता है? इसके द्वारा यह अंडे त्यागता है, इसके द्वारा ये अंडे त्यागता है। तो मादा जनन छिद्र कहाँ पाया जाता है? 14वें खंड की अधरीय सतह पर, संख्या 1। कितनी होती है? 1। और इसका कार्य क्या है? इसके द्वारा ये अंडे त्यागता है। ठीक है,
नेक्स्ट नर जनन छिद्र, नर जनन छिद्र। नर जनन छिद्र होता है 18वें खंड में और ये एक जोड़ी होते हैं, अर्थात 2 होते हैं संख्या में। कितने? 2। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कि केंचुए में 18वें खंड की अधरीय सतह पर एक जोड़ी नर जनन छिद्र पाए जाते हैं और इनका कार्य क्या है? इनके द्वारा ये शुक्राणु त्यागता है। ठीक है, तो केंचुए में 18वें खंड की अधरीय सतह पर, 18वें खंड की अधरीय सतह पर एक जोड़ी नर जनन छिद्र पाए जाते हैं। एक जोड़ी नर जनन छिद्र पाए जाते हैं, जिनके द्वारा ये शुक्राणु त्यागता है, जिनके द्वारा यह शुक्राणु त्यागता है, जिनके द्वारा ये शुक्राणु त्यागता है। ठीक है, तो नर जनन छिद्र कहाँ पाया जाता है? केंचुए में 18वें खंड की अधरीय सतह पर पाया जाता है। एक जोड़ी होते हैं और इनका कार्य क्या है? शुक्राणु को त्यागना। ठीक है, तो ये पढ़े अपन ने पृष्ठीय छिद्र। पृष्ठीय छिद्र कहाँ कहाँ होते हैं? ये केंचुए के प्रथम 11 खंड व अंतिम खंड को छोड़कर शेष सभी खंडों में पाए जाते हैं और इनके द्वारा देख हुई द्रव बाहर निकलता रहता है, जिसके कारण केंचुए की सतह नम और चिकनी बनी रहती है। इसके बाद देखा हमने, एक नोट लिखा था कि अगर केंचुए के शरीर पर एल्कोहल डाला जाता है तो एल्कोहल डालने पर इसके शरीर से देख हुई द्रव फव्वारे के रूप में बाहर निकलता है। किसके रूप में? फव्वारे के रूप में। ठीक है, और कौन से रंग का होता है ये द्रव? दूधिया रंग का, अर्थात सफ़ेद रंग का होता है। फिर देखा हमने मादा जनन छिद्र। मादा जनन छिद्र कहाँ पाया जाता है? ये 14वें खंड की अधरीय सतह पर पाया जाता है। संख्या में 1 होता है और इसका कार्य क्या है? अंडे त्यागना। फिर देखा हमने नर जनन छिद्र, ये केंचुए में 18वें खंड की अधरीय सतह पर एक जोड़ी होते हैं, अर्थात संख्या में 2 होते हैं। ठीक है, और इनका कार्य क्या है? शुक्राणुओं को त्यागना। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नर जनन पेपिला। क्या पढ़ेंगे? नर जनन पेपिला। इनको जनन अंकुरक भी कहते हैं। ठीक है, और ये पाए जाते हैं अपने 17वें और 19वें खंड में एक एक जोड़ी। इनका कार्य 2 केंचुओं को परस्पर चिपकाना है ताकि उनमें मैथुन क्रिया आसानी से संपन्न हो सके। ठीक है, तो एफ नर जनन पेपिला। तो देखो डायग्राम में ये जो 17वां और 19वां खंड, ये इन 17वें और 19वें खंड पर एक एक जोड़ी क्या पाए जाते हैं? नर जनन पेपिला पाए जाते हैं। ठीक है, और इनका कार्य क्या है? मैथुन क्रिया के समय 2 केंचुओं को परस्पर चिपकाना है ताकि मैथुन क्रिया में आसानी हो सके। ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं, केंचुए में 17वें
वो 19वें खंड में एक एक जोड़ी नर जनन पेपिला पाए जाते हैं, अर्थात 2 जोड़ी हो गया नर जनन पेपिला पाए जाते हैं, जिनका कार्य 2 केंचुओं को परस्पर आपस में चिपकाना है। 2 केंचुओं को परस्पर आपस में चिपकाना है। परस्पर आपस में चिपकाना है ताकि उनमें मैथुन क्रिया आसानी से हो सके। ताकि उनमें मैथुन क्रिया आसानी से हो सके। आसानी से संपन्न हो सके। तो ये था, और इन्हें जनन अंकुरक भी कहते हैं। एक नाम और इनका, इन्हें नर जनन अंकुरक, नर जनन अंकुरक भी कहते हैं। नर जनन अंकुरक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये थे नर जनन पेपिला केंचुए के 17वें और 19वें खंड में क्या पाए जाते हैं, एक एक जोड़ी नर जनन पेपिला पाए जाते हैं, अर्थात इनकी संख्या 2 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 2 जोड़ी होती है। कार्य क्या है इनका? 2 केंचुओं को परस्पर चिपकाना ताकि उनमें मैथुन क्रिया आसानी से हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है अपने वृक्कक रंध्र। वृक्कक रंध्र या नेप्रिडियोफोर, इन्हीं को बोलते हैं हम नेप्रिडियोफोर, वृक्कक रंध्र या नेप्रिडियोफोर। तो ये पाए जाते केंचुए के प्रथम 2 खंडों को छोड़कर। शेष सभी खंडों में क्या पाए जाते हैं? असंख्य छिद्र या असंख्य रंध्र पाए जाते हैं, जिन्हें हम वृक्कक रंध्र कहते हैं। तो केंचुए के प्रथम 2 खंडों को छोड़कर, प्रथम 2 खंडों को छोड़कर, अर्थात तीसरे से अंतिम खंड तक, अर्थात तीसरे से अंतिम खंड तक प्रत्येक खंड में असंख्य रंध्र पाए जाते हैं। असंख्य रंध्र पाए जाते हैं, जिन्हें वृक्कक रंध्र या नेप्रिडियोफोर कहते हैं। जिन्हें वृक्कक रंध्र या नेप्रिडियोफोर कहते हैं। वृक्कक रंध्र या नेप्रिडियोफोर कहते हैं। इनके द्वारा ये अमोनिया का उत्सर्जन करता है। इनके द्वारा ये अमोनिया का उत्सर्जन करता है।
तो देखो यहाँ एक बात और कन्फर्म हो रही है, केंचुआ उत्सर्जी पदार्थ के रूप में किसका उत्सर्जन करता? अमोनिया। उनके द्वारा ये अमोनिया का उत्सर्जन करता है। तो ये थे वृक्कक रंध्र या नेफ्रिडियोफोर। ये केंचुए के प्रथम दो खंडों को छोड़कर, कौन कौन से? पहले और दूसरे खंड को छोड़कर शेष सभी खंडों में पाए जाते हैं। संख्या में असंख्य होते हैं। ठीक है। काम क्या है इनका? उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया का उत्सर्जन करना। ठीक है। और जो लास्ट प्रकार का जो छिद्र है अपने, उनको बोलते हैं अपन शुक्रग्राही का छिद्र। क्या बोलते हैं? शुक्रग्राही का छिद्र। शुक्रग्राही का छिद्र। ठीक है। तो देखो ये छठा, सातवां, आठवां, नवां कौन कौन से खंड में पाए जाते हैं? छठे, सातवें, आठवें, नवें खंड में एक एक जोड़ी, अर्थात 4 जोड़ी पाए जाते हैं। ठीक है। केंचुए में छठे, 6, 7, 8 व 9वें खंड में एक एक जोड़ी शुक्रग्राही का छिद्र पाए जाते हैं। एक एक जोड़ी शुक्रग्राही का छिद्र पाए जाते हैं। एक एक जोड़ी मीन्स कुल कितने हो गए? 4 जोड़ी। ठीक है। और ये कहाँ खुलते हैं? और ये 5, 6, 7 व 9वें खंड के पट पर, पट मतलब उनका ज्वाइंट, पट पर खुलते हैं। यानी कि ये 5वां और छठा खंड का जो ज्वाइंट है, एक तो यहाँ खुलेंगे, छठे 7वें खंड के ज्वाइंट पे खुलेंगे, 7वें 8वें के ज्वाइंट पे खुलेंगे, और 8वें 9वें खंड के ज्वाइंट या पट पर खुलते हैं। तो ध्यान रखना, केंचुए में जो शुक्रग्राही का छिद्र है कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? वह छठे, 7वें, 8वें, 9वें खंड में एक एक जोड़ी पाए जाते हैं। और ये 5वें, 6वें, 7वें, 8वें, छठे, 7वें, 7वें, 8वें और 8वें, 9वें खंड के ज्वाइंट या पट पर खुलते हैं। तो ये बाह्य छिद्र हो गए केंचुए में। ठीक है। पहला पड़ा हमने मुख। मुख कहाँ होता है? प्रथम खंड में। फिर पढ़ा हमने गुदा छिद्र। गुदा छिद्र कहाँ होता है? केंचुए के अंतिम खंड पाइजीडियम में। ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़े पृष्ठीय छिद्र। पृष्ठीय छिद्र प्रथम 11 खंड व अंतिम खंड को छोड़कर शेष सभी खंडों में पाए जाते हैं और इनके द्वारा देग हुई यह द्रव फव्वारे के रूप में बाहर निकलता है। ठीक है। जो केंचुए की सतह को नम और चिकना बनाए रखता है। ठीक है। उसके बाद में मादा जनन छिद्र, जो 14वें खंड की अधर सतह पर एक पाया जाता है। फिर पढ़ा हमने नर जनन छिद्र, जो 18वें खंड की अधरीय सतह पर एक जोड़ी होते हैं। मादा जनन छिद्र का कार्य होता है अंडे को त्यागना, और नर जनन छिद्र का कार्य होता है शुक्राणुओं को त्यागना। ठीक है। फिर पढ़ा हमने नर जनन पेपिला, जो 17वें और 19वें खंड में एक एक जोड़ी पाए जाते हैं और इनका कार्य मैथुन क्रिया के समय 2 केंचुओं को परस्पर आपस में चिपकाना, ताकि उनमें मैथुन क्रिया आसानी से हो सके। ठीक है। उसके बाद में पढ़ा हमने वृक्कक रंध्र या नेफ्रिडियोफोर। ये प्रथम 2 खंडों को छोड़कर, अर्थात केंचुए के तीसरे खंड से लेकर अंतिम खंड तक प्रत्येक खंड में असंख्य पाए जाते हैं। संख्या अनेक होती है इनकी। ठीक है। और इनके द्वारा अमोनिया का उत्सर्जन किया जाता है। फिर लास्ट में पढ़ा हमने शुक्रग्राही का छिद्र, जो छठे, 7वें, 8वें, 9वें खंड में एक एक जोड़ी, अर्थात कुल 4 जोड़ी पाए जाते हैं। ठीक है।
अब लास्ट बाह्य संरचना में बच रहा है इसका एक पॉइंट, ठीक है, 7वें नंबर पे सीटी या सुख। ठीक है बच्चों, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब लास्ट बाह्य संरचना का जो लास्ट पॉइंट है वो है सीटी या सुख। सीटी या सुख ये चलन अंग होते हैं, चलने में काम आते हैं। ठीक है, और ये प्रथम खंड, अंतिम खंड तथा परियाणिका को छोड़कर शेष सभी खंडों में पाए जाते हैं। तो बाह्य संरचना में लास्ट टॉपिक है अपना सीटी या सुख। सीटी या सुख, ठीक है, केंचुए में चलन अंग के रूप में या गमनांग, चलन अंग बोलो या गमनांग बोलो, बात एक ही है। चलन अंग या गमनांग के रूप में सीटी या इन्हीं को बोलते हैं हम सुख पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये कहाँ पाए जाते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट में हम बताएंगे। एक तो प्रथम खंड जो परिमुख, अंतिम खंड और ये परियाणिका वाला क्षेत्र, इन क्षेत्रों को छोड़कर या इन खंडों को छोड़कर शेष सभी खंडों में सीटी या सुख पाए जाते हैं। ठीक है, तो केंचुए के प्रथम व अंतिम खंड, प्रथम व अंतिम खंड तथा परियाणिका को छोड़कर शेष सभी खंडों में सीटी या सुख पाए जाते हैं। सीटी या सुख पाए जाते हैं। तो कहाँ पाए जाते हैं? एक तो केंचुए के प्रथम खंड को छोड़कर, एक तो प्रथम खंड, अंतिम खंड और ये परियाणिका वाला क्षेत्र 14वां, 15वां, 16वां खंड, इनको छोड़कर शेष सभी खंडों में सीटी या सुख पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो संख्या कितनी होती है केंचुए के प्रत्येक खंड में, यानी कि जिन खंडों में सुख पाए जाते हैं संख्या कितनी होती है? केंचुए के प्रत्येक खंड में 80 से 120, 80 से 120 सुख पाए जाते हैं, जो तीन कतारों में व्यवस्थित होते हैं। कितनी कतारों में? 3 कतारों में व्यवस्थित होते हैं। ये एस की आकृति के होते हैं। आकृति कैसी होती है इनकी? यह एस आकृति के होते हैं। अंग्रेजी का जो एस होता है उसकी तरह होते हैं। ये एस आकृति के होते हैं तथा काइटिन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? काइटिन के बने होते हैं। ठीक है, जैसे कीटों का बाह्य कंकाल भी काइटिन का बना होता है। तो काइटिन क्या होता है? ये एक नाइट्रोजन युक्त पॉलीसेकेराइड होता है। काइटिन क्या होता है? नाइट्रोजन युक्त पॉलीसेकेराइड। यानी कि कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है?
पॉलीसेकेराइड किस में आते हैं? कार्बोहाइड्रेट में। और इस काइटिन की उपस्थिति के कारण ही इसके जो सुक होते हैं, सीटी होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं। इसका पता है कि एक्सपेरिमेंट के द्वारा कर सकते हैं। अगर केंचुए को 40% KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डाला जाता है तो पूरा केंचुआ सड़ जाएगा, लेकिन ये सीटी और सुख इनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, यानी कि सीटी और सुख शेष बचे रहते हैं, बाकी संपूर्ण केंचुआ सड़ जाता है। तो एक नोट लिखता हूं मैं यहाँ पर, केंचुए को 40% KOH के घोल में कुछ दिनों तक डालने पर संपूर्ण केंचुआ सड़ जाता है। डालने पर संपूर्ण केंचुआ सड़ जाता है। केवल सीटी या सुखी शेष बचते हैं। केवल सीटी या सुख ही शेष बचते हैं। ठीक है, तो ये सीटी और सुख क्यों नहीं सड़ते? इसका रीजन है काइटिन, क्योंकि ये किसके बने होते हैं? काइटिन। काइटिन क्या होता है? एक नाइट्रोजन युक्त पॉलीसेकेराइड होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, और इसी के कारण ये सीटी और सुख अगर केओएच के घोल में भी डाल दोगे केंचुए को, तब भी ये नहीं सड़ेंगे। ठीक है, तो ये थे बाह्य संरचना में सीटी या सुख, यानी कि केंचुए में चलनांग या गमनांग के रूप में पाई जाने वाली जो संरचनाएं होती है वो सीटी या सुख कहलाती है। क्या कहलाती है? सीटी या सुख। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? केंचुए के प्रथम खंड व अंतिम खंड, प्रथम व अंतिम खंड तथा परियाणिका क्षेत्र को छोड़कर, परियाणिका क्षेत्र मीन्स 14, 15वां और 16वां खंड, इनको छोड़कर शेष सभी खंडों में सीटी या सुख पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट में हमने बात की संख्या की। इनकी संख्या प्रत्येक खंड में 80 से 120 तक होती है। अरेंजमेंट कैसा होता है? ये 3 कतारों में व्यवस्थित होते हैं। कितनी कतारों में? 3 कतारों में व्यवस्थित होते हैं। आकृति शेप कैसी होती है? ये एस आकृति के होते हैं। कौन सी आकृति के? एस आकृति के होते हैं और काइटिन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? काइटिन के। ठीक है, काइटिन क्या होता है? ये एक नाइट्रोजन युक्त पॉलीसेकेराइड होता है। ठीक है, और अगर केंचुए को हम 40% KOH के घोल में डाल देंगे तो केंचुआ तो सड़ जाएगा, लेकिन केंचुए के जो सीटी या सुख है ये नहीं सड़ते हैं, ये शेष जैसे के जैसे ही बचे रहते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम कल की क्लास में देखेंगे। ओके।